अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज़ होती हैं जो कि हमारा जो नेचुरल सोर्स है यूवी का वो सन है, एज़ वी ऑल नो। और हमारे पास ये इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के इन बिटवीन होती है ऑल टाइप्स की। यूवी की 3 टाइप्स होती हैं, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। और ये आप इनकी वेवलेंथ देख लें कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ हमारे पास यूवी ए की है। यूवी ए की लॉन्ग वेवलेंथ है तो ये हमारे पास एक ऐसी टाइप होती है जो कि अर्थ तक आती है, जबकि यूवी सी जिसकी वेवलेंथ बिलो 280 नैनोमीटर है ये हमारे पास अर्थ तक नहीं आ सकती, क्योंकि जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी पेनिट्रेशन जो है वो कम होती है, तो ये अर्थ तक नहीं आ पाती है, ये ओजोन लेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि यूवीए हमारे पास अर्थ तक आ जाती है। और हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट और एक्सरे के इन बिटवीन लाई कर रही होती है। अब हम थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करने के लिए जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो 3 टाइप ऑफ जनरेटर्स हैं उसमें हाई प्रेशर मर्करी वेपर बर्नर आ जाता है, और हमारे पास एक क्रोमियर लैंप आ जाता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आ जाती हैं। इन सब का जो मैकेनिज़्म है वो एक दूसरे से जो है काफ़ी सिमिलर है, स्पेशली मर्करी वेपर और हमारे पास जो क्रोमियर लैंप है इन दोनों का बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है। अगर हम इसको देख लें तो वो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हम इसको इस डायग्राम से देखते हैं कि यू शेप्ड हमारे पास एक बर्नर होता है जो कि क्वार्ट्स का बना होता है। क्वार्ट्स ही क्यों? क्योंकि क्वार्ट्स जो है वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है। इस ट्यूब के अंदर आर्गन गैस जो है वो फिल्ड होती है लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे इसलिए ताकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो सके, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ आयंस ज़्यादा होगा। उसके साथ हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मर्करी जो है वो इस ट्यूब में इंक्लोज कर देते हैं, और साथ में इधर मेटल कैप्स जो हैं वो प्लेस कर देते हैं, और इन साइड उनके इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं। इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हम 400 वोल्टेज का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप कर देते हैं, ताकि हम आर्गन गैस जो फिल्ड हुई हुई है इनसाइड दैट ट्यूब उसे आयोनाइज कर सकें। आर्गन गैस अगर हम देखा जाए तो एक एक्सट्रीमली स्टेबल एटम है आर्गन, और क्योंकि हमारे पास जो इसके आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा करंट या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि हम आर्गन गैस के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर सकें, और उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर सकें ताकि वो आयोनाइज हो सके। उसके लिए हमें तकरीबन 400 वोल्ट रिक्वायर्ड होता है, और जब हम ये करंट अप्लाई करते हैं और ये करंट पास करता है थ्रू द ट्यूब तो आर्गन एटम्स जो हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल से रिमूव होता है और वो नेगेटिव पार्टिकल कंसीडर होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है आर्गन एटम का वो पॉजिटिव आयन होता है। और इसी तरह यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं वो फ़्लो करते हैं, और जब हम कहते हैं कि आयंस फ़्लो कर रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स फ़्लो कर रहे हैं, तो वो हमारे पास करंट आ जाता है। अब जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे मूव करेंगे इलेक्ट्रोड के, और जो हमारे पास पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। इस तरह जब 2 वे फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा तो जो मज़ीद कोलिजन होगी आयनाइज्ड पार्टिकल्स की और जो न्यूट्रल रिमेनिंग आर्गन के एटम्स हैं उनकी कोलिजन होने से मज़ीद जो है आयनाइजेशन होगी आर्गन गैस की, और करंट का फ़्लो मेंटेन रहेगा। अब एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जब हमारे पास आर्गन गैस आयनाइज होती है, और ये अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ जो है ये इसी स्टेटमेंट को प्रॉपर कंसीडर करते हुए हम देखें तो जब हमारे पास करंट फ्लो करता है तो हीट कंसिडरेबली प्रोड्यूस होती है जो कि ग्लो डिस्चार्ज के तौर पे हमें नज़र आती है। एक फ्लोरोसेंस हमें नज़र आती है जब आर्गन गैस आयोनाइज होती है, और जब कंसिडरेबल हीट प्रोड्यूस हो जाएगी एज़ पर जूल्स लॉ तो जो मर्करी लिक्विड मर्करी है ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये वेपराइज होना स्टार्ट होगी उसके बाद इसकी आयनाइजेशन होगी। जब मर्करी एटम्स आयनाइज होते हैं तो वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पर मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जो कि
करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। जब मरकरी के पॉजिटिव एटम्स के साथ मिलते हैं तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा जब हमारे पास आर्गन गैस में जो इलेक्ट्रॉन्स हाई शेल इलेक्ट्रॉन से लो शेल इलेक्ट्रॉन पे वापस आते हैं तब जो फोटोन रिलीज़ होता है तब भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो जनरेट होती हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं बल्कि हमारे पास इंफ्रारेड भी प्रोड्यूस होती है एज एन आउटपुट, और उसके साथ साथ हमारे पास विजिबल रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। और सिर्फ अल्ट्रा वायलेट सिर्फ एक पोर्शन होता है टोटल आउटपुट का। लाइक होल प्रोसेस हम देखें आर्गन आयनाइजेशन का, मरकरी की वेपराइजेशन और आयनाइजेशन का टाइम लेता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हम जनरेटर का स्विच ऑन करते हैं तो तकरीबन 5 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि आर्गन की आयनाइजेशन हो, फिर मरकरी की वेपराइजेशन हो उस हीट से जो कि जनरेट हुई है ड्यू टू आयनाइजेशन, और फिर मरकरी वेपर्स की भी आयनाइजेशन हो। तो ये तकरीबन 5 मिनट्स का जो है वो गैप ले लेती है ताकि वो पीक तक बर्नर की जो है अल्ट्रा वायलेट एमिशन और आउटपुट पहुंच सके। और जब हम लैंप को ऑफ करते हैं तो आयंस जो हैं वो आपस में रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं और न्यूट्रल स्टेट जो है दोबारा से जनरेट हो जाती है। और जो कंसिडरेबल हीट प्रोड्यूस हुई होती है जिस दौरान लैंप ऑन होता है उसके लिए हमें चाहिए कि हम जब लैंप को ऑफ करें तो उस ट्यूब को हम कूल डाउन होने दें फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि जितना टाइम पीक पे जाने के लिए लगा था उतना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कूल डाउन होने के लिए, ताकि कोई भी ट्राइडिमाइड फॉर्मेशन ना हो। ट्राइडिमाइड फॉर्मेशन क्या है कि जब हीट प्रोड्यूस होती है बर्नर के अंदर तो हमारे पास जो क्वार्ट्स है वो सिलिका की एक फॉर्म में चेंज होने लगता है जिसे ट्राइडिमाइड कहते हैं। ट्राइडिमाइड ओपेक होता है अल्ट्रा वायलेट रेस के, यानी कि वो आउटपुट को कम कर रहा है। अल्ट्रा वायलेट रेस के लिए ही हम ये सारा जनरेशन कर रहे थे और वो ही उसी का आउटपुट कम हो जाता है। और जैसे जैसे ट्राइडिमाइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है बाय द टाइम हमारे पास आउटपुट जो है वो भी फॉल करता रहता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम क्वार्ट्स कोई भी ट्यूब है जो कि क्वार्ट्स की बनी हुई है उसको हम 6 मंथ्स के गैप से चेंज करते रहें ताकि हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि ट्यूब के ऊपर जो है वो आकर बिल्कुल उसके साथ आगे एडहेयर हो जाता है, कोई फिंगर्स ग्रीसी फिंगर्स उसके ऊपर अगर कोई टच कर दे उसकी वजह से भी कोल्ड बर्नर पे तब भी ग्रीस जो है वो ट्यूब पर रह जाती है। एटमॉस्फेरिक डस्ट है जो सेटल हो जाती है ट्यूब पे जिसकी वजह से ट्राइडिमाइड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इम्प्योरिटी आ जाती है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने अल्ट्रावायलेट रेस की कुछ मैकेनिज़्म देखा कि किस तरह से हम इन्हें आर्टिफिशियली जनरेटर्स के थ्रू फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस जनरेट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रोमियर लैम्प को डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड टाइप है और सेकंड जनरेटर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट। जज़ाकल्लाह।